प्रिंसिपल मैडम, थोड़ा जोर बोलिए। चित्रंजन कॉलेज, प्रोफेसर पारमिता दास, एसोसिएटेड प्रोफेसर हिस्ट्री, चित्रंजन कॉलेज। अभी बोल के गए हैं जयंत चौधरी साहब का, मैंने बहुत नाम सुना है। ये कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी हैं और अलग अलग जो फैकल्टी के प्रोफेसर्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और मेरे थोड़ा जोर बोलिए। धीरे धीरे गर्म हो प्रोफेसर अजीत जी जो संचालन कर रहे हैं, राजेश जी जो बाहर से व्यवस्था में हैं। असल में मैं बहुत ज़्यादा नया कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि ये दो लोग, परमिता जी में वहाँ आया तो जो कुछ लिख के आया काटते चला गया कि ये हो गया तो वो चीज़ें मैं अब दोहराऊँगा नहीं। और जिस चीज़ की परमिता जी ने थोड़ा सा छोड़ दिया था, सुभाष चंद्र वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा, वो चौधरी साहब ने बोल दिया। तो बीच में मैं सिर्फ भाषा हिंदी बोल रहा हूँ, नया कुछ बोलूँगा, नया कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैं प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि इन्होंने एज ए प्रशासक फैसला लेने में 3 दिन का समय लिया, नहीं करना है। और ये आपके सामने में ये जो कुछ भी है सब एकदम जल्दी में हम लोगों ने किया है। प्रिंसिपल मैडम को मैं पत्रिका की तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ। और आज पत्रिका में हमने एक लंबा लेख छापा है और लाइव हम लोग कर रहे हैं। असल में जो चीज़ें बहुत बीज रूप में हैं, बीज रूप में ये है कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। क्या आप बता पाएंगे कि देशबंधु चित्रंजन दास जी की समाधि कहाँ है? मैं यहीं से शुरुआत करूँ। आज देशबंधु चित्रंजन दास के जीवन का कोई विशिष्ट दिन नहीं है, लेकिन हम उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि हमें बीच बीच में महापुरुषों को याद कर लेना चाहिए। मेरे साथ एक दुर्घटना घटी और वो दुर्घटना ये थी कि लगातार बातचीत नहीं करने से कई लोग खड़े हो जाते हैं, ये कहते हो कि हम उनके घर के हैं। मेरे साथ ये दुर्घटना घटी कि एशियाटिक सोसाइटी में हम लोग वंदे मातरम के 150 साल पर एक कार्यक्रम कर रहे थे और किसी ने सुना और हमें अपना वो कागज़ दे गए कि ये मैं उनके परिवार का हूँ और ये मेरी लेख है, आप इसको पढ़ दीजिएगा। तो उसमें मैं भी प्रेजेंट था। नेट्टी से जहाँ बंकिम चंद का घर है वहाँ के रिसर्चर्स थे। हमने जैसे ही वो कागज़ पढ़ना शुरू किया और किसी ने कहा कि ये आदमी उनके परिवार का नहीं, हमने वो लेख वहीं छोड़ दिया। फिर हमने तय किया कि नहीं, अब हम अलग अलग जगह कॉलेजेस से मिलेंगे, संस्थाओं से मिलेंगे कि बीच बीच में हम उनको याद कर लेंगे। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम है, जिसके लिए मैंने प्रिंसिपल मैडम को धन्यवाद भी दिया है। कालीघाट एरिया में जब आप हाजरा मोड़ से चेतला की तरफ जाएंगे तो पुल पड़ता है, जिसके नीचे में आदि गंगा बहती है। इसको पार करते समय जब आप जाएंगे तो बाईं तरफ में, जो कलकत्ता लोग नहीं आए नहीं समझ पाएंगे, वहाँ एक लंबी सी आकृति है सफ़ेद रंग की, और वही चित्रंजन दास की समाधि है। हालांकि उनकी एक और यादगार की जो संस्था है वो जैसा कि चौधरी साहब ने कहा दार्जिलिंग में भी है, और उस शमशान घाट को केवड़ा तल्ला शमशान घाट कहते हैं। आप लोग इसको जब भी उधर से गुजरे तो एक बार हाथ जोड़ लीजिएगा अपने महापुरुषों का। देशबंधु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता भी रहे, सेनानी भी रहे, वकील रहे, और सबसे ज़्यादा जिक्र जिस बात का मैं करना चाहता हूँ, जिसका जिक्र परमिता जी कर रही थी बार बार, कि 1920 के आसपास कांग्रेस में ऐसी स्थिति थी कि जो लोग चेंज चाहते हैं, जो लोग चेंज नहीं चाहते। जो लोग चेंज चाहते थे वो चाहते थे कि अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ पोस्ट हैं वहाँ हम इंडियंस जाएं और चेंज करें। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, चेंज नहीं करना है। बाद में 2 बड़े घटनाएं होती हैं कि सुभाष बोस के समय भी काउंटिंग होती है और सुभाष बोस जीत जाते हैं। ठीक वही स्थिति 1920-21 के आसपास में रही, जो कांग्रेस में जो लोग नहीं चेंज चाहते थे उनकी संख्या बढ़ी। इसलिए देशबंधु की जो
प्रस्थान बिंदु है, वो सिर्फ बंगाल का नहीं है। आप देखेंगे कि हमने जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत नाम सुना है, अभी तक सुनते हैं, लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, लेकिन लोगों को ये कम मालूम है कि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने न त्याग कम किया है, न देश प्रेम कम। और आश्चर्य की बात है कि नेहरू गांधी जी के साथ चले गए और मोतीलाल नेहरू नहीं गए। मोतीलाल नेहरू ने देशबंधु चित्तरंजन के साथ मिल करके पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि परिणीता जी ने बम्बई का नाम लिया, पश्चिम में भी उन्होंने कई सीटें जीती, बंगाल में सीटें जीती। और बंगाल में स्थिति ये हुई कि स्वराज पार्टी के आदमी को, कोई भी हो, चित्तरंजन दास जी को ये ऑफर किया गया कि आप बंगाल के मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन उन्होंने इस बात को मना कर दिया। पूरा देश इस बात को कहता है कि अंग्रेज आए, कलकत्ते में बस गए, कलकत्ते में बस गए, कलकत्ते से ऐसा हुआ। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छी तरह रेखांकित करना चाहता हूँ। आप प्रभात मुखोपाध्याय को पढ़ेंगे। प्रभात मुखोपाध्याय 2 है बांग्ला में। एक प्रभात मुखोपाध्याय जिन्होंने रविन्द्रनाथ की जीवनी लिखी है, एक वो है जिन्होंने बहुत सारी व्यंग्य रचनाएं लिखी हैं, और लिखते लिखते उन्होंने ब्रह्मो समाज पर बहुत सारी कहानियां लिखी और बहुत सी फनी कहानियां हैं। एक आदमी सुबह उठता है, अपनी बीवी को बोलता तुम हमको प्यार करती हो, तो मजाक में बोलती है नहीं है, तलाक। मैंने मैं ये इसलिए कहानी कह रहा हूँ, पूरी तरफ जा नहीं रहा हूँ। इस कलकत्ते की धरती पर, जिसको रेनेसंस बोलते हैं, रेनेसंस के बाद में जो ब्रह्मो समाज आती है, ब्रह्मो समाज का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि चित्तरंजन दास के परिवार के एक शायद चाचा थे जो ब्रह्मो समाज की पत्रिका निकालते थे। और ब्रह्मो समाज कलकत्ता में आज भी जितने स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत सारे कॉलेज ब्रह्मो समाज से चलते हैं। और ब्रह्मो समाज से विचलन की जब बात आती है तो आप विवेकानंद को ले लीजिए। आस्था और ज्ञान के बीच का अगर कुछ टिकता है बंगाल में तो वो आस्था टिकती है। वो नरेंद्र किस तरीके से परमहंस के साथ चले जाते हैं, ये पूरा पीरियड है जिसमें एक जगह पर हम चित्तरंजन दास को देखते हैं जहाँ से वो शिफ्ट करते हैं, जहाँ से वो स्वराज पार्टी की तरफ जाते हैं। और आज की तारीख में यहीं कलकत्ते में हेदुआ के पास में बाकायदा एक चर्च जैसा है ब्रह्मो समाज का, जहाँ जहाँ फादर खड़े होते हैं वहाँ पंडित जी खड़े होते हैं, उसी तरह कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये बंगाल का, कलकत्ते के समाज का इतिहास है जो आपको जानना है। स्टूडेंट के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चित्तरंजन दास जी ने भले ही चीफ मिनिस्टर की पोस्ट न ली हो, IAS वो भी पढ़ने गए और लंदन में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दादा भाई नेहरूजी के साथ शुरू की, जिसमें नेहरूजी लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनके साथ में देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास लौट के आए वहाँ बैरिस्ट्री करके, कुछ परीक्षे में वो छोड़ देता हूँ। यहाँ आने के बाद में राजनीति में आए और बाकी चीज़ें इतनी सारी बोल दी गई हैं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इस शहर को, इस कलकत्ता महानगर को, इस कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी को हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेजों से मुक्त किया चित्तरंजन दास ने। वो कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे और उनके साथ में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो एग्जैक्टली ऑर्डर्स देता है, वो कौन थे चौधरी जी? सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस की जो राजनीतिक शिक्षा है, सुभाष चंद्र बोस की जो काम करने की शिक्षा है, सिर्फ कह दिया कि भाई उनके शिष्य थे, उनके पुत्र जैसे थे, मामला सिर्फ उतना नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा ढाका में बम, कलकत्ता में बम, मुजफ्फरपुर में बम, माने हर बात पर जो 1920 के पहले की तमाम घटनाएं हैं जिसमें कहीं चिम्सफोर्ड को बम मार दिया जाता है, कहीं पर ढाका बम कांड है, इन सब के जो वकालत, जो
रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, जो जिनको हम देश के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उन पर जो मुकदमे चल रहे थे, उन पर लड़ने वाले जो वकील थे मुख्य, उनमें काटजू थे, मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे। और उस समय जब कलकत्ता 1911 में यहाँ से देश की राजधानी शिफ्ट हुई, लेकिन शिफ्ट होते होते 1936-37 हुआ है, तो जो कोर ग्रुप रहा, यहाँ पर तमाम जो देश प्रेमी लोग थे, उनके कोर्ट में मदद करने के लिए देश प्रेम के हिसाब से देश बंधु हमेशा खड़े रहे। और देश बंधु का एक पक्ष पर जो मैं उसको दोहरा रही हूँ, चित्तरंजन देश बंधु चित्तरंजन कॉलेज है, उसके बगल में जो प्रसूति भवन है वो उन्हीं का है। और कितने उन्होंने कहा कि वो शाही भिखारी हैं, लेकिन देश बंधु ने साउथ कलकत्ता जिसको कहेंगे कालीघाट के आसपास में, उनकी तमाम महल जैसे मकान थे जो इन्होंने देश को दिए। और एक परंपरा रही जो 1920 से क्या 1946, 47, 48 तक रही है। तमाम बंगाली सज्जनों ने अपने मकान के मकान दिए, और सबसे ज़्यादा तो जो बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके समय तमाम लोगों ने, क्योंकि दान की परंपरा भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और हिस्सा है तो हमने देखा है कि तमाम बंगालियों ने इतने दान दिए हैं कि तमाम संस्थाएं आज उसी पर खड़ी हैं। ISI ले ले, तो असहयोग आंदोलन तक मैं सीधे पहुंचता हूं, इसलिए पहुंचता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जिनका नाम आप सुनते हैं, आज हम उनका नाम सुनते हैं, उन्होंने बम चलाए, गोली चलाई। 1920-21 तक आते आते सारे देश के जितने गरम दल के लोग थे, सारे लोग गांधी के झंडे के नीचे आ गए, और एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन में गोरखपुर में एक चौरी चौरा में एक घटना घटी कि पुलिस वालों ने कुछ आंदोलन करने वालों को मारा, भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ ने थाने में आग लगा दी, और गांधी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। और गांधी ने वापस आंदोलन ले तो लिया, लेकिन वो आंदोलन कभी वापस नहीं आया। तमाम इतिहास के पॉइंट हैं, आजाद उसमें से निकल गए, भगत सिंह निकल गए, देश बंधु निकल गए, जिन्होंने कहा कि नहीं, असहयोग आंदोलन आपने ले लिया है, आप असहयोग में रहिए, हम लोग अब अंग्रेजों के खिलाफ अपने तरीके से लड़ेंगे। तो असहयोग, हम बहुत सहज चीज़ों को ले लेते हैं, चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में सहज नहीं है। एक बार सीटी मारने के बाद जब दौड़ शुरू हो जाएगी तो आप किसको रोकोगे तो किसको नहीं रोकोगे। यही वो बिंदु है जहाँ से देशबंधु अलग होते हैं, जहाँ से स्वराज पार्टी का जन्म होता है। और इसके बाद के परिवर्तन, उन्होंने ठीक ही कहा कि उनकी अगर असमय डेथ नहीं होती तो हिंदुस्तान का राजनीतिक इतिहास कुछ अलग तरीके का होता। तब ऐसा नहीं होता कि वन में हो गए होते, या जिन्ना साहब आकर के सांप्रदायिकता की बात कर रहे होते। सांप्रदायिकता की बात जो करते हैं, उनको बंगाल का थोड़ा सा इतिहास देख लेना चाहिए। उनको ये भी देख लेना चाहिए कि यही 46 में, 45-46 में यही गवर्नमेंट थी, जिस गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, जिसमें जोगिंदर मंडल शामिल थे। और मैं सिर्फ एक बात खोल के हट जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे भी हैं, तो मेरे पास भी असल में ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। और पिताजी ने कह दिया, चौधरी साहब ने कह दिया, जो पॉइंट मुझे लग रहे थे कि यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनमें से कल कौन बड़ा रिसर्चर होगा, और सिर्फ उसकी तरफ देखें। क्योंकि हमने अपने तरीके से चीज़ों को इकट्ठा करके कह दिया, ये वो लोग हैं जो चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, जिसकी सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोग इतिहास बदल के लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इस बात को देश को बताने की ज़रूरत है कि 1946 में एक सरकार बनती है जिसको ये जिम्मेदारी दी है कि इस देश को चलाना है। तो बंगाल टाइम्स की आप बात कर रहे हैं, गोपाल पाठक की बात कर रहे हैं, मैं साइड हटा देता हूँ।
कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर इस देश की सरकार बनाई और उसमें 5 आदमी मुस्लिम लीग ने दिए, 35 आदमी कांग्रेस ने दिए। मुस्लिम लीग ने जो 5 आदमी दिए उसमें एक आदमी बंगाली था, नाम था जोगेंद्रनाथ मंडल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देश न तो कागज पे बना हुआ नक्शा है और न देश 24 घंटा में बनता है, न देश बटन दाबने से बनता है। देश के प्रति जो लोग समर्पित हैं उनके इतिहास पर बात करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए बनता है। यही हम सबके यहाँ होने की सार्थकता है। मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहते हुए जय, आप नारा लगा रहे थे ना, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।